मैम इम्पोर्टेंट डायग्राम कौन कौन से? बीजांड की संरचना जो कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो अरे मेरे मूर्खो, अरे मेरे रसगुल्लो, अरे मेरे नालायको, अब हमको लग जाना है मेहनत करने के लिए। हर वो टॉपिक को हमको डिस्कस करना है, हर वो टॉपिक पढ़ना है जो आपको परीक्षा में 90+ मार्क्स दिला सकता है। तो हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले एक मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो है क्लास 12th के 10 महत्वपूर्ण चित्र के बारे में। ठीक है, तो हम आपको आज बताने वाले कुछ ऐसे डायग्राम जिसको आज ही से आपको घर पे करना है प्रैक्टिस शुरू। ठीक है, अगर अभी तक आप डायग्राम बनाना नहीं सीखे हो, डायग्राम घर पे नहीं बना रहे, तो अरे मेरे मूर्खो, अरे मेरे रसगुल्लो, अरे मेरे नालायको, अब कितना देर करोगे? अब समय खत्म हो चुका, मात्र 2 महीने का समय बचा है। अब हमको लग जाना है मेहनत करने के लिए। हर वो टॉपिक को हमको डिस्कस करना है, हर वो टॉपिक पढ़ना है जो आपको परीक्षा में 90+ मार्क्स दिला सकता है। तो इसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मैम इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से? तो आइए एक एक को स्टार्ट करते हैं। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 डायग्राम कौन कौन से जो हर बच्चे को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका, पहला डायग्राम हमारे सामने आ चुका, बीजांड की संरचना जो कई बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, बीजांड की संरचना कई बार आया है, आप सबको ये बनाने आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये वाला संरचना, ठीक है, फिर आपको ये इस तरह से लाना है, यहां पर ऐसे लाना है और बीच में बना देना है भ्रूण कोश। ठीक है, भ्रूण कोश के चारों तरफ एक लिक्विड दर्शाना है। अब नामकरण, इस डंठल को कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, बीजांड वृंत और बीजांड आपस में जहां जुड़ते हैं उसे कहते हैं नाभिका या हाइलम। ठीक है, 2 आवरण है, बाहरी वाले को कहते हैं बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, और अंदर वाले को कहते हैं अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। ठीक है, अंतः अध्यावरण, ये आपको याद रखना है। बीजांड में 2 दरवाजे हैं, एक हमारा जो पूरी तरह से खुला है उसे कहते हैं बीजांड द्वार, और जो आधा खुला है उसे कहते हैं निभाग। ठीक है, बीजांड के अंदर जो लिक्विड भरा है उसे कहा जाता है बीजांड काय। ठीक है, और जो ये थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा इसे कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, तो ये हमारा बीजांड की संरचना कंप्लीट हो चुका। घर पे 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करो। हमेशा डायग्राम पेंसिल से बनाना है, नेमिंग आप पेन से कर सकते हो। अगला है पराग कोश की संरचना। ठीक है, पराग कोश याद रखना, पुष्प का नर भाग कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ऊपर का फूला हुआ भाग पराग कोश है। जब हम पराग कोश को बीच से काटते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके चारों कोने पर छोटी छोटी थैलियां हैं। इस थैलियों को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जिसके चारों तरफ 4 परत पाया जाता है। ठीक है, हम एक तरफ बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। नामकरण कर देना, सबसे पहले बाहरी परत को कहते हैं बाह्य परत, बाह्य परत। ठीक है, उसके बाद वाले को कहते हैं अंतः परत, अंतः परत। तीसरा कहलाता है मध्य परत, मध्य परत, और सबसे अंतिम में जो लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ है उसे कहते हैं टेपीटम। टेपीटम, ये आपको याद रखना है, टेपीटम कहते हैं। और ये जो आपको छोटा थैली दिखाई दे रहा उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और इसके अंदर आपके लघु बीजाणु भरे होते हैं, लघु बीजाणु भरे होते हैं। ठीक है, ये इतना चीज बच्चा आपको याद रखना है ना, इतना चीज आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके पास आ चुका है मानव अंडाणु की संरचना। अगर अंडे की संरचना की बात करें, ठीक है, अंडे की संरचना की बात करें तो सबसे पहले याद रखना ये गोल होगा। ठीक है, इसमें 2 परत याद रखना है। ठीक है, ये इस तरह से हमारे अंडे के सबसे बाहरी कुछ कोशिकाओं के पुटक होते हैं, उनको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के पुटक होते हैं जिनको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। कोरोना रेडिएटा के ठीक नीचे वाले परत को जोना पेलुसिडा कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको कहते हैं यौक पीतकला। ठीक है, यौक आप लिख सकते हो या फिर पीतक कला। ठीक है, यौक लिख देते हैं, यौक। फिर ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, फिर हमारा है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य,
है ना, ये हमारे अंडे की संरचना है ना, ये हमारे अंडे की संरचना है। इतना चीज आपको लिख डालना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके पास नेक्स्ट आ चुका है नर जनन तंत्र। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमेशा आता है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से मूत्राशय बनाना है। ठीक है, मूत्राशय के ठीक नीचे एक ग्रंथि बनाना कुछ इस तरह से, फिर ऐसे नलिका दर्शाते हुए बाहर की तरफ लेकर आ जाना। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लंबा इस तरह से संरचना बनाइएगा जिसको शिश्न कहते हैं। शिश्न के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक और ग्रंथि बनाना जिसको बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं। यहाँ पर होता है हमारा शुक्राशय। इस शुक्राशय के पास से निकलता है एक नलिका इस तरह से, ये ऊपर वाला जिसको मूत्र नलिका कहते हैं, और ये यहाँ से गुजर रहा है हमारा दूसरा नलिका इस तरह से, है ना, इस तरह से। और ये हमारा वृषण सेम वैसे यहाँ से भी निकलेगा ऐसे, इसको ला दो। ठीक है, अब नामकरण कर लेते हैं सबका। ठीक है, ये हमारा वृषण है। वृषण के आधे कुंडलित नलिका को अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण। ये लंबी सी जो नलिका दिखाई दे रही इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। फिर इसके बाद 3 ग्रंथियां मूत्राशय के अगल बगल जो स्थित है उसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय के ठीक नीचे वाली ग्रंथि को प्रोस्टेट कहते हैं, और प्रोस्टेट के ठीक नीचे मटर के दाने आकार की ग्रंथि को काउपर ग्रंथि कहते हैं, काउपर ग्रंथि कहते हैं। ये लंबा सा जो बेलनाकार संरचना दिखाई दे रहा उसे शिश्न कहते हैं। इस शिश्न के अंदर जो नलिका दिखाई दे रहा है इसे मूत्र नलिका कहते हैं, मूत्र नलिका कहते हैं। इस शिश्न नलिका का अग्रभाग चौड़ा है उसे शिश्न मुंड कहते हैं, शिश्न मुंड कहते हैं। और इस शिश्न मुंड पर यहाँ पर छिद्र होता है जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं, जिसे शिश्न छिद्र कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है ना, इतनी चीजें बच्चा आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास आ चुका है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में सबसे पहले आपको गर्भाशय बनाना है, गर्भाशय के ठीक नीचे ग्रीवा बनाना है, और ग्रीवा के ठीक नीचे योनि बनाना है। ठीक है, गर्भाशय के दोनों तरफ आपका होता है फैलोपियन नलिका। ठीक है, दोनों तरफ क्या पाया जाता है, फैलोपियन नलिका पाया जाता है। आगे यहाँ पे चौड़ा कर लेना, यहाँ पे उंगली नुमा संरचना बना देना। सेम वही यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर ऐसे चौड़ा कर लेना और उंगली नुमा संरचना बना देना। ठीक है, इस उंगली नुमा संरचना से अंडाशय को जोड़ देना, और ये अंडाशय बच्चा आपका किससे, गर्भाशय से भी जुड़ा रहता है। ठीक है, गर्भाशय से भी जुड़ा रहता है। अब नामकरण करते हैं। ठीक है, नामकरण करते हैं। सबसे पहले इसे कहेंगे अंडाशय। ये जो उंगली नुमा संरचना दिखाई उसे झालर कहते हैं। ये कीप जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है उसे कीपक कहते हैं। जहां पे शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उस जगह को एम्पुला कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका जहां पे जुड़ते हैं उसे स्थमस कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, गर्भाशय कहलाता है, ये गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय के ठीक नीचे वाले हिस्से को गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा के ठीक नीचे पाया जाता है योनि। योनि आपको घर पे बच्चा इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना होगा तो ही आप बना पाओगे। ठीक है, गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है, तीनों को बना लेना। ठीक है, तीनों बना लोगे तो और बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, 3 परत नाम लिख दो। सबसे पहला बाहरी परत को कहते हैं बाहरी परत को कहा जाता है पेरीमेट्रियम या परिगर्भाशयी परत, परिगर्भाशयी परत। दूसरा वाला कहलाएगा मध्य गर्भाशयी परत, मध्य गर्भाशयी परत। और तीसरा कहलाएगा सबसे अंदर जो खून का बना होता है उसे कहते हैं अंतः गर्भाशयी परत, अंतः गर्भाशयी परत। ठीक है, ये आपको बच्चा याद रखना है, अंतः गर्भाशयी परत, ये आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है शुक्राणु की संरचना। ठीक है, शुक्राणु की संरचना कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको इस तरह से सर बनाना है, सर पर एक टोपी नुमा संरचना, इस तरह से एक गर्दन, और गर्दन के ठीक पास आपको इस तरह से एक चौड़ा संरचना बनाना है जिसको मध्य भाग कहते हैं। उस पर थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना देना, और फिर आपका लंबा सा पूंछ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, नामकरण कर लो। नामकरण में बच्चा शुक्राणु का ये भाग कहलाता है शीर्ष भाग। ठीक है, सबसे ऊपरी वाले भाग को कहते हैं शीर्ष भाग, जिसमें टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम कहलाता है। ठीक है, ये शीर्ष भाग में यहाँ पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ यानी पिता के गुण। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ। उसके बाद बच्चा शीर्ष और मध्य भाग को जोड़ने वाले को ग्रीवा कहते हैं। यहाँ पे सेंट्रियोल पाया जाता है, अग्र सेंट्रियोल और पश्च सेंट्रियोल। ठीक है, ये मध्य भाग है, इसको कहते हैं मध्य भाग। और यहाँ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
ठीक है। मध्य भाग यहाँ 10 से 15 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं ताकि शुक्राणु हमारा मेल से फीमेल के बॉडी में जा सके। और ये हमारा पूंछ है, ये कहलाता है पूंछ। ये बच्चा आपको याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है डीएनए की संरचना। ठीक है, डीएनए आपको पता है द्विकुंडलित होता है कुछ इस प्रकार से। ये डीएनए है हमारा कैसा, द्विकुंडलित। डीएनए में 2 धागे होते हैं, दोनों समांतर, एक 3 से 5 की तरफ, दूसरा 5 से 3 की तरफ। ठीक है, डीएनए में 2 सिराओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये याद रखना। डीएनए के एक कुंडलन में, एक पूरा यहां से यहां तक, ठीक है, एक कुंडलन में लगभग आपके 10 नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होता है और इनकी दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलन की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए के 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी ए और जी, ठीक है, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए में 2 तरह का खांच होता है, एक लघु खांच होता है जो छोटा सा है और एक दीर्घ खांच होता है। ठीक है, दीर्घ खांच होता है, कहीं पर भी बना दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, दीर्घ खांच पाया जाता है। ये हमारे डीएनए की संरचना है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट है एचआईवी वायरस। ठीक है, एचआईवी वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआईवी वायरस में बच्चा कुछ आपको इस तरह के खोल बनाना है। ठीक है, इस खोल में ये रिसेप्टर है जो जाकर के आपके जुड़ेंगे। ठीक है, आपके शरीर में कोशिकाओं से जुड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या है, एचआईवी वायरस का चित्र है। इसके अंदर आपका पाया जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो आगे चलकर किसमें बदल जाएगा, डीएनए में बदल जाएगा। ठीक है, किसमें बदल जाएगा, डीएनए में बदल जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रतिरक्षी अणु जो नवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंटीबॉडी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होता है वो 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, एक दीर्घ श्रृंखला और एक लघु श्रृंखला। ठीक है, इसको कहते हैं दीर्घ श्रृंखला, जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है दीर्घ श्रृंखला, और दूसरा होता है बच्चा हमारे पास लघु श्रृंखला। लघु श्रृंखला, ठीक है, लघु श्रृंखला। अब इसके बाद याद रखना डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे श्रृंखलाओं के बीच में आपस में क्या पाया जाता है, डबल, ठीक है, लिख देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, यहां पर इसको कहते हैं प्रतिजन क्रिया स्थल, जहां पर हमारे एंटीजन आके फंस जाते हैं। प्रतिजन क्रिया स्थल, प्रतिजन क्रिया स्थल, ये हमारे एंटीबॉडी की संरचना है। इतना नाम आपको लिख देना है। ठीक है, इतना नाम बच्चा आपको लिख देना है। हल्की श्रृंखला, भारी श्रृंखला। ठीक है, आप 2 श्रृंखला होता है, लघु श्रृंखला जिसको हम हल्का श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम हल्की श्रृंखला भी कहते हैं, श्रृंखला भी कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चा हमारा भारी श्रृंखला, भारी श्रृंखला। तो आप चाहो तो जो भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। चलिए आगे की तरफ है न्यूक्लियोसोम का चित्र। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं, तो देखो डीएनए पैकेजिंग में हमने बताया था, क्या बताया था कि डीएनए पैकेजिंग में आपके हिस्टोन प्रोटीन मदद करते। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार का होता है, मुख्यतः 5 आपको याद रखना है, H1, H2A, H2B और H3 और H4। ठीक है, ये आपके 5 हैं। ठीक है, ये 2A, 2B, H3 और H4 ये क्या करते हैं, ये आपके 2-2 की संख्या में गोला संरचना बनाते हैं जिसको ऑक्टोमर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ऑक्टोमर कहा जाता है। इस ऑक्टोमर के चारों तरफ हमारा डीएनए लपेटा होता है। ठीक है, डीएनए के दोनों सिराओं को जोड़ने के लिए हम एक और हिस्टोन प्रोटीन का मदद लेते हैं जिसको H1 कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, H1 कहा जाता है। और ये संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाएगा। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है बच्चा, न्यूक्लियोसोम में ऑक्टामर होगा। ऑक्टामर किस चीज से बना होता है, H2A, H2B, H3, H4, इनके 2-2 संख्या। ठीक है, ये संख्या में 2-2 मिलकर के ऑक्टामर का निर्माण करेंगे। इनके चारों तरफ हमारा डीएनए लपेटा होता है। डीएनए के दोनों सिराओं को जोड़ने के लिए हम H1 हिस्टोन प्रोटीन का मदद करते हैं। तो एक ऐसी संरचना जिसमें हमारा ऑक्टामर हो, जिसमें हमारा डीएनए हो और हिस्टोन प्रोटीन H1 हो, इस संरचना
संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे टॉप 10 हमारे डायग्राम क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। एक छोटे से वीडियो में हमने कोशिश किया सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट कह सकते हैं रिपीटेड डायग्राम जो बार बार परीक्षा में आता है या कोई सवाल आता है जिसमें इन डायग्राम को आप बना सकते हो, वो यही है। आप घर पर इन 10 को कम से कम 5 से 6 बार बनाइएगा और हमको कमेंट में बताना कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आ रहे जहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में, इन सभी की संरचना भी अच्छे से बताएंगे और भी जो इंपॉर्टेंट डायग्राम जो छूट गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसी तरह से दमदार तरीके से आपको कोई मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर आएंगे। तो चलिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर इस पर 50,000 व्यूज कंप्लीट हो जाता है तो जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आते हैं जहां पर हम पूरा डिटेल में आपको चीजें समझाने वाले हैं। तो फटाफट से शेयर कर दो, लाइक कर दो ताकि 50,000 व्यूज जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।